स्टूडेंट्स, आपने लास्ट वीडियो में लूप के साथ इंट्रोडक्शन किया था और जाना था कि लूप का क्या इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था उसको सबसे पहले हम यहाँ पे रिकॉल करेंगे। तो आपने ये जाना था कि लूप एक ऐसा मेथड है या फिर लूप एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आप अपने कोड को आदेश दे सकते थे कि वह कोड आपका कितनी बार एग्जीक्यूट करे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे राइट कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसमें मैंने राइट किया टेस्टिंग, या फिर मैं राइट कर देता हूँ हेलो एचटीपी। ओके, सो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस कोड को कितने टाइम्स एग्जीक्यूट करवाऊँ, 10 टाइम्स। तो अगर आपको लूप नहीं आता है, तो अगर आप इसको 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस इंस्ट्रक्शन को 10 टाइम्स इस तरह से राइट करना होगा। कुछ इस तरह से देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लूप चैप्टर पता होगा या फिर अगर आपको लूप आता होगा तो आपको इस एक स्टेटमेंट को 10 टाइम्स इस तरह से राइट करने का ज़रूरत नहीं होगा। कैसे हम लूप का यूज़ करके सिर्फ एक बार इस स्टेटमेंट को राइट करके कैसे हम 10 टाइम्स इसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं, उसे चलिए वापस से एक बार फिर से सीखते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा सबसे पहले लूप में क्या होता था। लूप में 3 टाइप्स की स्टेटमेंट आपको मैंने बताई थी। पहली थी फॉर लूप, दूसरा था आपका व्हाइल लूप और तीसरा था डू व्हाइल लूप। ठीक है, और अभी हमने इन तीनों में से कौन सा सीखना शुरू किया था, फॉर लूप को सीखना शुरू किया था। ठीक है, तो चलिए वापस से इसको सीखते हैं फॉर लूप को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर की जो बॉडी होती है उसे राइट कर लूँगा। ठीक है, तो फॉर की बॉडी कैसे राइट करते हैं, पहले फॉर कीवर्ड का यूज़ करते हैं और उसके बाद आप पैरेंथेसिस का सिंबल दोगे और नीचे फॉर की बॉडी को आप इस तरह से स्टार्ट कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को स्टार्ट करके और क्लोज करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या डिफाइन करोगे, जो भी कंडीशन होगी, और ये है फॉर की बॉडी। इसके अंदर आप क्या डिफाइन करोगे, इसके अंदर आप उस कोड को एग्जीक्यूट करवाओगे, उस कोड को यहाँ पे आप राइट करोगे जिसे आप मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो। ओके, सो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना होता था, फॉर का अगर आप यूज़ करना चाहते थे तो आपको सबसे पहले इसमें एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक आई नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ और ये वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर पहले से कोई भी वैल्यू डिक्लेयर ना हो। ठीक है, मीन्स सिर्फ एक ये वेरिएबल बना हुआ होना चाहिए और इसके अंदर पहले से कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को कहाँ डिक्लेयर करते हैं, इस फॉर लूप के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। क्योंकि आपको पता है इसके अंदर 3 स्टेटमेंट इस तरह से लगाई जाती थी। ठीक है, पहली स्टेटमेंट यहाँ, फिर दूसरी यहाँ, फिर तीसरी यहाँ। तो पहली स्टेटमेंट में हम क्या करते थे, अपने वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इस तरह से स्टोर करते थे या फिर डिक्लेयर करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले आई वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया। फिर सेकंड स्टेटमेंट में हम क्या करते थे, सेकंड स्टेटमेंट में हम कंडीशन को राइट करते थे। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे कंडीशन राइट करता हूँ आई लेस देन 10। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आई लेस देन 10 लिखने का मतलब क्या हुआ, जरा उसको समझिए। मैंने यहाँ पे लिखा है आई लेस देन 10, क्या आई 10 से छोटा है। तो देखो यहाँ पे आई आपने कितना डिक्लेयर किया है, आपने आई की वैल्यू रखी है 1। तो सिंपल से यहाँ पे ये आप कह सकते हो इसे, क्या 1 10 से छोटा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 1 है आपका वो 10 से छोटा है। तो जो ये कंडीशन हमने राइट करी है, ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी या फॉल्स। तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। और अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो जो भी आपने फॉर की बॉडी में जो भी आपने इंस्ट्रक्शन राइट करी है वो उस समय एग्जीक्यूट कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपकी जो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट आप जो राइट करोगे वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो आप थर्ड स्टेटमेंट में क्या राइट करते थे, आप थर्ड स्टेटमेंट के अंदर अपने वेरिएबल की जो वैल्यू होती थी उसके अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर आप लगा देते थे। क्यों, क्योंकि आप अपने वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना चाहते थे। ठीक है,
देखो जैसे कि आप कैसे लगाओगे, पहले आपने आई वेरिएबल का यूज़ किया और यहाँ पे आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब आप वापस समझ लीजिए एक बार इसे कि किस तरह से आपका काम करेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करोगे, फिर आप कंडीशन लगाओगे, ठीक है। और जो भी आप यहाँ पे कंडीशन लगाते हो, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब सही हो जाती है, तो आपके फोर के बॉडी में जो भी कोड आपने राइट किया होगा वो कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद आपका जो वेरिएबल का जो वैल्यू है वो यहाँ से उसके अंदर एक प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब ही यही होता है कि जिस वेरिएबल में आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है उसके अंदर 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि देखो सबसे पहले क्या था, हमारे वेरिएबल में 1 था, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम आपका कोड ये एग्जीक्यूट कर गया होगा तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2। तो नेक्स्ट टाइम इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा। तो फिर से आपकी कंडीशन चेक होएगी, क्या 2 10 से छोटा है? तो ऑब्वियस सी बात है 10 जो 2 है आपका वो 10 से छोटा है। तो फिर से आपका ये कोड रन करेगा, फिर इसमें अपडेट हो जाएगा, 2 की जगह 3 हो जाएगा, फिर से कंडीशन चेक होगी और फिर से आपका कोड एग्जीक्यूट करेगा, फिर अपडेट होगा, फिर से आपकी कंडीशन चलेगी और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से कोड आपका चलेगा। तो आपने कुछ इस तरह से, ये जो आपका फॉर लूप है इसी तरह से आपका फॉर लूप वर्क करता है। मतलब यहाँ पे जितने टाइम्स आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू होगी उतने टाइम्स आपका कोड यहाँ पे लिखा हुआ चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट को, ओके, और मैं इसमें लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब अगर मैं इसे अभी सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा जो हेलो वर्ल्ड है ये हमारे पास 9 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। अब 9 टाइम्स क्यों प्रिंट होगा जरा पहले उसको समझ लीजिए। 9 टाइम्स इसलिए प्रिंट होगा क्योंकि हमने यहाँ पे कंपैरिजन किससे किया है, 10 से कंपैरिजन किया है। तो सबसे पहले तो आई में 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो 9 आपका 10 से छोटा होता है, तो मतलब आपकी जो कंडीशन है ये 9 टाइम्स ट्रू होगी। तो 9 टाइम्स ही आपका जो फॉर के अंदर जो आपने इंस्ट्रक्शन लिखी है वो एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे को 10 टाइम्स ही प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ पे आपको ऑपरेटर चेंज करना होगा। आप यहाँ पे लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर डाल दोगे, ठीक है। लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर अगर आप यहाँ पे डालते हो तो ये भी चेक होगा क्या आई 10 से छोटा है या आई 10 के बराबर है। तो जब 9 तक आपकी कंडीशन चेक हो जाएगी लेस देन वाली, तो एक और कंडीशन चेक होगी क्या 10 10 के बराबर है। तो अगर 10 10 के बराबर होगा तो आपका ये वाला कोड भी एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 10 जो ये आई है आपका, अगर इसमें 11 स्टोर हो जाता है और तब ये कंडीशन अगर चेक होगी क्या 11 10 से छोटा है, तब आपका ये फॉर का बॉडी वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो 11 है वो 10 से छोटा नहीं बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपकी यहाँ कंडीशन लिखी है वो फॉल्स हो जाएगी, और जब आपकी कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई फॉल्स हो जाएगी तब आपके इस फॉर के बॉडी का जो कोड है वो वर्क करना बंद कर देगा। सो स्टूडेंट्स चलिए हम इसको रन करके टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि हमारा जो ये हेलो वर्ल्ड है वो 10 टाइम्स प्रिंट होता है या नहीं। सो देखिए मैं यहाँ पे ब्राउज़र में आता हूँ और अपने ब्राउज़र को रीलोड करता हूँ। तो देखिए जो हमारा हेलो वर्ल्ड है वो 10 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट हो गया, लेकिन अभी ये हॉरिजॉन्टली में आ रहा है। हम इसे वर्टिकल में लेके आते हैं। वर्टिकल में लाने के लिए आपको यहाँ पे स्पेस दे करके ब्रेक टैग को लगाना होगा, ठीक है। अगर आप इसमें ब्रेक टैग लगा दोगे तो हेलो वर्ल्ड आपका एक लाइन छोड़ के नीचे आएगा, ठीक है। सो मैं आ जाता हूँ ब्राउज़र में और इसे रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 10 टाइम्स आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड देखने को मिल गया है, ठीक है। जैसे कि ये देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और 10th, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आप किसी भी एक इंस्ट्रक्शन को लूप के माध्यम से मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब जरा सीखिए, यहाँ पे जो हम प्रिंट कर रहे हैं अपने रिज़ल्ट को वो किससे कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से कर रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ मैं इसे इनर डॉट HTML के माध्यम से प्रिंट कर सकूँ। तो इनर डॉट HTML के माध्यम से आपको प्रिंट करने के लिए आपको अपने HTML के अंदर एक एलिमेंट को सेट करना होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, p एलिमेंट को यहाँ पे मैं इस तरह से सेट कर लेता हूँ और इसमें id पास कर देता हूँ रिज़ल्ट, ठीक है।
सो देख रहे हैं आप, और जो ये वाला कोड है ये मेरा कमेंटेड है तो ये वर्क नहीं करेगा, आप इसको स्किप करना, ठीक है। इसको मत समझना कि ये वर्क करेगा, क्योंकि देखो इसे मैंने HTML के शब्दों में यहाँ से कमेंट कर रखा है, ठीक है। आप बस ये समझो आपकी इस बॉडी के अंदर कितना कोड राइट है। ये वाला एक कोड राइट है p एलिमेंट का, और इस बॉडी में हमने क्या कर रखा है, script.js को लिंक कर रखा है इस वाले को, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, p एलिमेंट बना लिया और इसके अंदर हमने रिजल्ट आईडी असाइन कर दी, ठीक है। अब हम इस रिजल्ट को मीन्स इस p एलिमेंट को अपने script.js के अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा सबसे पहले वो देखिए। सो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें हमें रिज़ल्ट को स्टोर करके रखना है। उसका मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँगा और उस वेरिएबल में उस p एलिमेंट को यहाँ पे स्टोर करके रख लेता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे a के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id के माध्यम से उस p एलिमेंट को यहाँ पे स्टोर कर लूँगा, ओके। सो id की वैल्यू क्या थी, रिज़ल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो आपका p एलिमेंट था वो किस में स्टोर हो गया, इस a नाम के वेरिएबल में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी रिज़ल्ट को इस a वेरिएबल के अंदर इनर HTML के माध्यम से प्रिंट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट को अभी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ a में मीन्स p एलिमेंट में इनर HTML को इस तरह से पास करता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं राइट कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये ब्रेक होके आए, तो आप इसे यहीं पे br टैग इस तरह से आप लगा दोगे तो ये एज अ टैग में वर्क करेगा, ठीक है। ये मतलब एक लाइन ब्रेक करके आपके सामने ये रिज़ल्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब आप इसे सेव कर लो और इसे रन करके चेक करो क्या ये वर्क करता है या नहीं, ओके। सो मैं यहाँ पे आ गया ब्राउज़र में, इसे रिलोड करता हूँ। तो जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कितना आपको रिजल्ट मिला, सिर्फ एक ही रिजल्ट मिला, ठीक है। क्या रिजल्ट मिला, सिर्फ हेलो वर्ल्ड। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, पहले आप जरा उसको समझिए। तो देखो क्या होता है, जब भी आप इनर HTML से किसी भी एलिमेंट के अंदर कुछ टेक्स्ट को राइट करते हो तो सबसे पहले इनर HTML क्या करता है, सबसे पहले इनर HTML उसके अंदर के पहले वाले टेक्स्ट को मिटा देता है, फिर उसके बाद अपना टेक्स्ट ये एंटर करता है। मतलब जैसे कि देखिए, अगर मैं इस रिज़ल्ट में कुछ भी इस तरह से अगर टाइप कर देता, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं इनर HTML के माध्यम से इसके अंदर टेक्स्ट राइट करता तो इनर HTML क्या करता, सबसे पहले इसको डिलीट कर देता, फिर उसके बाद इसके अंदर इनर HTML से जो लिखा है हमने टेक्स्ट वो राइट करता। तो यहाँ पे भी ये इनर HTML वही कर रहा है, ठीक है। तो जिससे देखो हो क्या रहा है, सबसे पहले पहला लूप चल रहा है, मीन्स पहली बार जब ये कोड एग्जीक्यूट करता है आपके a वाले मीन्स p एलिमेंट के अंदर हेलो वर्ल्ड आ जाता है, ठीक है। देन दोबारा से जब एग्जीक्यूट करता है तो पहले वाला हेलो वर्ल्ड वहाँ से कट जाता है और फिर नया वाला हेलो वर्ल्ड इसमें आ जाता है। मतलब हो क्या रहा है, जैसे जैसे आपका ये इनर HTML आपके p एलिमेंट में वैल्यू को स्टोर करता है, वैसे वैसे पुराने रिजल्ट को वो हटाते जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो इनर HTML है वो पुराने वाले टेक्स्ट को भी अपने पास स्टोर करके रखे और नए वाले को भी रखे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना होगा, ठीक है। जब भी आप इनर HTML के साथ एडिशन असाइनमेंट का यूज़ करोगे तो इनर HTML क्या करेगा, जो आपने पहले से स्टोर करके रखा है उसको भी स्टोर करके रखेगा और साथ ही साथ जो आप न्यू यहाँ पे असाइन कर रहे हो उसको भी वो कंटेन करके रखेगा। और जो ऐसी प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ इनर HTML के केस में आती है और जितने भी आपके दूसरे जो आउटपुट मेथड हैं उसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। सो अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ और अब इसे रन करके आपको दिखाता हूँ तो आपको बहुत सारे हेलो वर्ल्ड प्रिंट आपको दिखाई देंगे। बहुत सारे का मतलब यहाँ पे जितनी कंडीशन ट्रू होगी मीन्स 10 टाइम्स कंडीशन ट्रू होगी तो 10 टाइम्स आपको हेलो वर्ल्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ओके। सो यहाँ पे आ गया और इसे मैं रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे देखा आपने, आपको 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड फिर से देखने को मिल गया। क्यों, क्योंकि इनर HTML क्या कर रहा है, जो भी हेलो वर्ल्ड आ रहा है उसको पहले स्टोर कर ले रहा है, फिर नए वाले को भी यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। सो उम्मीद करता हूँ आपको सही से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप इनर HTML का यूज़ करोगे लूप के अंदर, ठीक है।
अब जो है यहाँ पे देखिए, अगर मैं हेलो वर्ल्ड की जगह मैं कोई और टेक्स्ट को यहाँ पे राइट कर दूँ, मीन्स जैसे कि मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ इसके अंदर आई वेरिएबल को, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा? आपने कभी सोचा है? जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, हेलो वर्ल्ड पहले प्रिंट कर रहा था, तो हेलो वर्ल्ड मेरा बार बार प्रिंट हो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ आई को प्रिंट करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, पहले उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा पहले आप उसको समझ लो। वैसे भी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था कि जो आपका लूप है, सबसे पहले आपका आई के अंदर 1 स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कंडीशन चेक होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसके अंदर लिखा हुआ कोड आपका एग्जीक्यूट कर जाता है। फिर आपके आई में 2 आ जाता है, मीन्स उसके अंदर 1 प्लस हो जाता है, तो क्या बन जाएगा 1 + 1 2, ठीक है। तो दोबारा से फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2 के साथ कंडीशन चेक होगी, फिर अगर सही हो जाएगा ये कंडीशन तो आपका फिर से कोड चलेगा और फिर इसके अंदर क्या अपडेट हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 2 + 1 3, फिर आपका आई में 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आई प्रिंट करने का मतलब क्या होगा कि 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग यहाँ पे आ जानी चाहिए। मतलब पहले फर्स्ट टाइम अगर ये चले तो आई में 1 होगा, सेकंड टाइम में 2 होगा, थर्ड टाइम में 3 होना चाहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस आई को पहले प्रिंट करके देखते हैं कि इसमें क्या आता है, ठीक है। सो यहाँ ब्राउज़र में आ जाइए, इसे रिलोड करिए। सो देखो मैंने यहाँ रिलोड किया और यहाँ पे क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 10 भी आ गया। अभी ये हॉरिजॉन्टल में आया है, मैं इसे वर्टिकल में करता हूँ। वर्टिकल में आप कैसे करोगे, यहाँ पे आप ब्रेक टैग को कंकैटिनेट कर देना, जिससे कि जो आपका आई है ये एक लाइन ब्रेक करके आपको दिखाई देगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये वेरिएबल है आई आपका, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर का चित्र देना होगा, फिर उसके बाद डुअल कोट्स के अंदर आप यहाँ पे ब्रेक टैग को ऐसे राइट कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप इसे सेव करिए और यहाँ पे इसे रन करके टेस्ट करिए कि ये किस तरह से आपको प्रीव्यू होता है। तो यहाँ पे आपने देखा सबसे पहले आई में क्या आया, 1 आया, क्यों? क्योंकि 1 हमने ऑलरेडी स्टोर किया था। फिर उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, एक 1 प्लस कर देता है, तो 1 में 1 प्लस होगा तो 2 बन गया। फिर दोबारा से कंडीशन चेक होती है और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर इस 2 में फिर से इंक्रीमेंट ऑपरेटर 1 प्लस कर देता है, जिससे कि यहाँ पे क्या आ जाता है 3। इसी तरह से 4 5 6 7 8 9 10 आपका यहाँ पे प्रेजेंट हो चुका है। तो मतलब आपको ये समझ में आ गया कि जो आपका आई है, आई में क्या स्टोर होता जाता है, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। अब 10 तक के ही नंबर क्यों स्टोर हुए, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 डिफाइन कर रखा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 100 डिफाइन कर देते तो 100 तक अगर ये कंडीशन सही हो जाती तो इसके आई के अंदर 100 भी स्टोर हो जाता। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप यहाँ क्या कंडीशन लगाते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपको तो ये पता चल ही चुका है कि इस आई के अंदर, इस आई वेरिएबल में किस तरह से डेटा एक एक करके आता है और न्यू डेटा अपडेट हो जाता है। जैसे कि पहले 1 आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। इस तरह से यहाँ तक जितनी हमने कंडीशन दिखाई है वहाँ तक का डेटा इसमें काउंटिंग यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी लूप के माध्यम से एक एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी को बनाते हैं, एक एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, जिससे कि आप क्या कर पाओगे, टेबल को फाइंड कर पाओगे, ठीक है। सो एप्लीकेशन का नाम है टेबल फाइंडर, ठीक है। तो आ जाइए index.html के अंदर और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फॉर्म को डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये कमेंट में जो है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, और हम क्या करेंगे, एक फॉर्म को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और इसके अंदर हम एक इनपुट फील्ड बनाएंगे, ठीक है। सो मैंने यहाँ इनपुट टाइप नंबर राइट किया क्योंकि हम यहाँ पे नंबर लेना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ मैं प्लेस होल्डर में राइट कर देता हूँ एंटर टेबल नंबर, ओके, कुछ इस तरह से एंटर टेबल नंबर। तो हम क्या करवाएंगे, इस फॉर्म के अंदर, इस इनपुट बॉक्स के अंदर टेबल का नंबर यूज़र से एंटर करवाएंगे और एक सबमिट बटन यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। तो यूज़र क्या करेगा, इस इनपुट में जो टेबल का नंबर डालेगा और एंटर कर देगा तो उसको वो टेबल मिल जाना चाहिए। तो हमें ये फंक्शनैलिटी बनानी है और यही एप्लीकेशन आपको डेवलप करनी है। तो देखिए कैसे होगी। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, एक इनपुट बॉक्स बना लेना है। इस इनपुट के अंदर मैं एक आईडी भी लगा देता हूँ क्योंकि हमें इसे जावास्क्रिप्ट में भी तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आईडी बना लेता हूँ यू टैब के नाम से, ठीक है, मीन्स यूज़र टेबल के नाम से मैंने यहाँ पे एक आईडी लगा ली, ओके।
इसके बाद मैं यहाँ पे एक सबमिट बटन बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाला इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। नेम में अभी स्किप कर दो, नेम को छोड़ दो, सिर्फ यहाँ पे आप सबमिट ही राइट कर दो, ठीक है। तो अभी हमें इतनी की ही ज़रूरत है। यहाँ पे फॉर्म में भी आप आईडी राइट कर लो, क्योंकि आप फॉर्म को सेलेक्ट करके ऑन सबमिट माउस इवेंट लगाओगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे FRM नाम से एक आईडी को भी डाल दो, जिससे कि आप इस फॉर्म को सेलेक्ट कर सको अपने जावास्क्रिप्ट पेज में। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को अपने इस script.js के अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं और इस इनपुट को भी इसके अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं, और हम जो टेबल प्रेजेंट करेंगे वो इसके अंदर टेबल को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इनर HTML के माध्यम से। ओके, तो इसको भी हम यहीं पे रहने देते हैं। अब आ जाइए यहाँ script.js के अंदर, और यहाँ पे आप क्या करो, पहले इसको डिलीट कर लो और एक वेरिएबल बना लो फॉर्म के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर आप क्या करो, अपने फॉर्म को स्टोर करके रख लो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हमने document.getElementById के माध्यम से फॉर्म को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और इस फॉर्म वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। अब हम इस फॉर्म वेरिएबल के अंदर ऑन सबमिट माउस इवेंट का यूज़ करेंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पे देखिए फॉर्म में ऑन सबमिट माउस इवेंट लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। ओके, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, जब फॉर्म सबमिट हो तो क्या होना चाहिए उसे हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ओके, तो हम क्या चाहते हैं, जब फॉर्म सबमिट हो तो जो भी इस इनपुट के अंदर नंबर रिटर्न होगा उसका टेबल प्रस्तुत हो जाना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को आपको एग्जामिन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस इनपुट को अपने वेरिएबल में मीन्स एक स्टोर करके रख लो जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इसके अंदर आप आईडी का नाम देखो क्या लिखा है, यूज़र टैब। ओके, तो मैं JS में आ जाता हूँ यहाँ जावास्क्रिप्ट में और एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे यूज़र नंबर के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे document.getElementById के माध्यम से उसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे u_टैब दिया, क्योंकि यहाँ पे index.html में हमने इसकी आईडी क्या रखी थी, u टैब रखी थी। ओके, सो यहाँ पे देखिए हमारे इस वेरिएबल के अंदर क्या आ गया, यूज़र टैब वाला इनपुट बॉक्स, लेकिन मेरे को उसके अंदर क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे डॉट ऑपरेटर देके वैल्यू राइट कर दूँगा, ठीक है। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब इसके बाद आप क्या करोगे, लूप शुरू करोगे। क्या शुरू करोगे, लूप। तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट किया, इस तरह से फॉर लूप का स्ट्रक्चर जो भी था वो यहाँ पे मैंने राइट कर लिया, ठीक है। आपको याद होगा लूप को चलाने के लिए आपको एक वेरिएबल की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ आई के नाम से, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इस फॉर के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट में आई की वैल्यू को असाइन कर लेंगे। ओके, लेकिन वैल्यू असाइन करने से पहले आप इसके लॉजिक को समझ लीजिए कि हम टेबल का जो प्रोग्राम है वो कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो नीचे आ जाओ और जो देखो टेबल किस तरह से आपका रिटर्न होता है, ठीक है। जैसे कि आपको 2 का टेबल लिखना है तो 2 को आप मल्टीप्लाई करते थे 1 से और आंसर कितना आ जाता था 2, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ 2 मीन्स जिसके टेबल होते हैं वो इस तरह से राइट होता है, और उसके बाद जिससे मल्टीप्लाई होना होता है वो नंबर एक एक करके इस तरह से आता जाता है। जैसे 2 × 2, फिर 2 × 3, फिर 2 × 4, फिर 2 × 5, इस तरह से मल्टीप्लाई होता है और आंसर हमें मिलता जाता है। तो यहाँ पे हमें इसी पैटर्न को फॉलो करना है और इसके अंदर इसे राइट करना है, ठीक है। तो जो बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ये हमें आई की मदद से इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे करना है आपको। तो पहले आप यहाँ आई में वैल्यू असाइन कर लो। आई कहाँ मीन्स आपके आई में कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, पहले 1 आप यहाँ पे असाइन कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद आप दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे राइट करो कि जो आई है आपका वो लेस देन इक्वल टू 10 तक चले। मीन्स कब तक ये आपकी कंडीशन ट्रू होगी, जब तक आपके आई के अंदर लिखी गई वैल्यू 10 से छोटी होगी या फिर 10 से बराबर होगी, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपका ये इफ़ जो ये आपने फॉर की बॉडी है ये आपकी एग्जीक्यूट कर जाएगी, ठीक है, जो भी आपने फॉर की बॉडी में कोड लिखा होगा। उसके बाद क्या होगा, आपके आई में
इंक्रीमेंट ऑपरेटर लग जाएगा, जिसके कारण जो आपका i में वैल्यू है 1, ये आपकी हर बार अपडेट होती जाएगी, क्योंकि पहले क्या आएगा, फिर 1 आएगा, फिर आएगा 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से कब तक ये आता जाएगा जब जब आपका ये कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप मेन चीज़ क्या राइट करो जिससे कि आपको टेबल का आंसर मिल जाए। ठीक है, तो देखो आपको आंसर चाहिए, कैसे मिलेगा आपको आंसर, जरा वो समझो। देखो जो भी यूज़र ने टाइप किया होगा, यूज़र को उसी नंबर का टेबल चाहिए, तो यूज़र ने जो भी टाइप किया है वो कहाँ पे है, यू नम में। ठीक है, तो आप यहाँ पे टाइप कर दो यू नम मीन्स यूज़र नंबर। ठीक है, फिर आप मल्टीप्लाई कर लो, किससे मल्टीप्लाई करोगे, आई से। ठीक है, आई से क्यों मल्टीप्लाई करोगे, जरा वो समझो। यहाँ पे यूज़र ने जो नंबर डाला होगा वो फिक्स नंबर है, जैसे अगर यूज़र ने 2 डाला है तो यहाँ पे 2 ही रहेगा और इसमें कोई भी अपडेट नहीं होगा। लेकिन जब जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी, मीन्स सबसे पहले इस बॉडी के अंदर आई में कितनी वैल्यू होगी, 1 वैल्यू होगी, तो क्या होगा, जो भी यूज़र ने नंबर डाला होगा वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके इस आई के अंदर यहाँ से इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगेगा और ये 1 आपका 2 बन जाएगा। तो फिर जो अगर यूज़र ने 2 डाला है तो फिर 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, मीन्स इसी तरह कर करके आपका ये 10 तक मल्टीप्लाई होते जाएगा और आपको आंसर देते जाएगा। तो जो भी आपका आंसर है वो किसके अंदर अभी स्टोर हो रखा है, इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि जो भी यूज़र टाइप करेगा वो यहाँ आएगा, एक एक करके इस आई के अंदर अपने आप जो वैल्यू होगी वो इंक्रीमेंट होती जाएगी और आपका जो टेबल है वो 10 तक चल जाएगा। अब 10 तक ही क्यों चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन ही यही डिफाइन करी है, हमारा जो ये 10 है ये किससे बड़ा है या फिर किससे छोटा है, इस आई से छोटा है। ठीक है, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम 1 आएगा तो 1 ऑब्वियस सी बात है कि जो 1 है वो 10 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो आपकी जो 4 की बॉडी है ये एग्जीक्यूट कर जाएगी। ठीक है, सो आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसे फ़िलहाल के लिए अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट करके देखते हैं कि जो हम टेबल डालें क्या वो आ रहा है या नहीं। ठीक है, सो देखो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ओके यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत है, DOCUMENT। ठीक है, कुछ इस तरह से। सो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जो भी यूज़र ने नंबर डाला है वो यहाँ पे आ जाए और मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाए, ये मल्टीप्लाई हो जाए आई के साथ। और आई में एक एक करके क्या आएगा, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, फिर 5, इसी तरह से 10 तक नंबर आएगा जब तक आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी। तो ये हमारी जो कंडीशन है वो कब तक ट्रू होगी, 10 टाइम्स ट्रू होगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ और इसे रन करके टेस्ट करता हूँ। लेकिन इसे रन करके टेस्ट करने से पहले जो भी रिज़ल्ट आए मैं चाहता हूँ वो एक लाइन ब्रेक करके आए। तो आप यहाँ क्या करो, ब्रेक टैग को कंकैटिनेट कर दो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस तरह से कंकैटिनेट कर देता हूँ ब्रेक टैग को। ठीक है, आप इसे सेव कर लो। ओके, अब आप इसे रन करके टेस्ट करो क्या ये फंक्शन या फिर जो ये आपने प्रोग्राम बनाया है एप्लीकेशन ये वर्क कर रही है या नहीं। सो मैं ब्राउज़र में आ जाता हूँ और इसे रीलोड करता हूँ। तो यहाँ देखो हमारे पास फॉर्म आ गया। अब मैं यहाँ पे जैसे कि 12 का टेबल राइट करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो हमारे पास किसका टेबल आ गया, 12 का आ गया। देखो 12 1 12, 12 2 24, 36, 48, 60। तो यहाँ पे देखो जो हमने प्रोग्राम बनाया था वो सही तरीके से वर्क कर गया। ठीक है, एक बार और चेक करते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड टेबल डाल के कुछ इस तरह से सबमिट करता हूँ, तो देखो इसका भी टेबल आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो जो भी हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है, जो एप्लीकेशन बनाई है, जिस तरह से प्रोग्राम किया है, ये सक्सेसफुली आपका वर्क कर रहा है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सही से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट है वो काम कर रहा है। ठीक है, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो आपको इसके अंदर, कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई है, तो आप हमें उस बात को या फिर अपनी उस डाउट को कॉल करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर अपने रिजल्ट को हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। अब हम इनर HTML के माध्यम से इस P एलिमेंट के अंदर इस रिजल्ट को प्रस्तुत करने वाले हैं। तो देखिए आपको मैंने अभी पहले ही बताया था कि इनर HTML के अंदर आप किस तरह से आप इस लूप के माध्यम से रिजल्ट को प्रस्तुत करोगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलिए पहले इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और सबसे पहले आप ये देखिए कि हमें रिजल्ट किसके अंदर डालना है, इस P एलिमेंट के अंदर हमें राइट करना है। तो इस P एलिमेंट को पहले हमें इस script.js के अंदर सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
एक r नाम से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया और इस वेरिएबल के अंदर हमने इस रिजल्ट वाले p एलिमेंट को स्टोर करके रख लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे लूप चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन्स 4 की बॉडी के अंदर हम r को राइट करेंगे कुछ इस तरह से और इसमें हम इनर HTML को पास करेंगे कुछ ऐसे। ठीक है, और इसके अंदर हम कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे, एडिशन इक्वल टू ऑपरेटर। क्यों लगाएंगे एडिशन इक्वल टू ऑपरेटर, क्योंकि हम ये चाहते हैं जो भी वैल्यू ये एक एक करके आए तो ये इनर HTML उसको स्टोर करता जाए, ये नहीं कि पहले उस वैल्यू को डिलीट करे फिर नई वैल्यू को स्टोर करे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा लिया, एडिशन इक्वल टू ऑपरेटर। अब हम इसके अंदर क्या राइट करना चाहते हैं, हम ये राइट करना चाहते हैं जो यूज़र ने नंबर टाइप किया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे i से। ठीक है, तो जो भी यूज़र ने नंबर टाइप किया होगा वो i से मल्टीप्लाई हो जाएगा। i में क्या आ रहा है, एक एक करके, i में काउंटिंग आ रही है एक एक करके। जैसे कि ये फर्स्ट टाइम अगर कंडीशन ट्रू होगी तो 1 इसमें आ जाएगा, सेकंड टाइम कंडीशन ट्रू होगी तो 2 आ जाएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि हम i में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा के इसके अंदर हम इसकी वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तो आपको अच्छे से अब समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्रेक का टैग दे देंगे। क्यों देंगे ब्रेक, ताकि जो टेबल आए वो एक लाइन छोड़ के नीचे आए। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, ब्रेक टैग को कंकैटिनेट करना होगा। सो मैं यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर डाल के ब्रेक टैग को कुछ इस तरह से कंकैटिनेट कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर आप इसे सेव करके रन करेंगे तो देखिए किस तरह से आपको आंसर प्रेजेंट करता है। ओके, सो आ जाइए, यहाँ पे मैं इसे रिलोड कर लेता हूँ एक बार और यहाँ पे मैं टेबल का नंबर डाल देता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो क्या हुआ, टेबल आया और चला गया, रिटर्न हो गया। ठीक है, कि जहाँ से उसे कॉल किया गया था ये वहाँ रिटर्न चला गया। तो हमें क्या पास करना होगा, हमें पास करना होगा रिटर्न फॉल्स। अब रिटर्न फॉल्स आप कहाँ पास करोगे, इस लूप के अंदर नहीं, आप लूप में रिटर्न पास नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जाता है रिजल्ट कहाँ चला जाता है, वहीं चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप फंक्शन कहाँ से कॉल कर रहे हो, यहाँ से आपका फंक्शन कॉल हो रहा है। तो आप इस फंक्शन के लास्ट में जहाँ पे आपका फंक्शन क्लोज हो रहा है ना, आप ठीक इसके पहले यहाँ पे आप लगाओगे रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से रिटर्न फॉल्स पास कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स पास करने का मतलब ये होगा कि जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो सबमिट होगा तो सही, लेकिन जो सबमिट से आंसर आया होगा वो रिटर्न होकर के वापस नहीं जाएगा, यहीं पे वो जो आंसर आएगा वो यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, सो मैंने अब यहाँ पे रिटर्न फॉल्स पास कर दिया। अब आप इसे सेव कर लो और यहाँ पे इसे रन करके टेस्ट करो क्या यह सही से वर्क कर रहा है या नहीं। सो मैंने यहाँ 34 का टेबल राइट किया और सबमिट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर था 34 का टेबल वाला वो यहाँ पे रुक गया। ठीक है, और आपको यहाँ पे सही तरीके से जैसे आपको रिजल्ट मिलना चाहिए था वो आपको मिल गया। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको सही तरीके से ये एप्लीकेशन भी समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हमने इस एप्लीकेशन को डेवलप किया। ठीक है, और इसके अंदर हमने ये भी सीखा कि आप दो तरीके से अलग अलग तरीके से आप फॉर लूप के अंदर किस तरह से आउटपुट को प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, पहला तरीका आपने तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट सीख ही लिया और दूसरा आपने इनर डॉट HTML को भी सीख लिया। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सही से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसको समझने में कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो आप क्या करिए, इस वीडियो को दोबारा से 1 से 2 बार देखिए, आपको सब कुछ सही से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, सो इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।